हमारा देश विभिन्न मानसिकताओं का शिकार है और ये हादसा एक तमाचा है हमारे उन मानसिकताओं पर। हमें शर्म आनी चाहिए। जिस देश में हम औरतों को देवी मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन इसी देशों में बलात्कार के आंकड़ों को देखें तो गुस्सा आता है, शर्म आती है। लेकिन बलात्कार सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि खून है, एक समाज का, कानून का, इंसानियत का और सबसे बड़ी बात उस पूरे परिवार का। ये कहानी है एक लड़की की जिसके सम्मान का, उसकी इज्जत का हनन हुआ। कौन है वो लड़की? तो इस केस ने पूरे देश को खौला कर रख दिया था। इस केस ने बड़ा सवाल किया हमारी मानसिकताओं पर, हमारी नैतिकता पर। तो पूरी कहानी जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आदाब, नमस्कार, मैं हूँ शबीना नसीम। तो ये कहानी है बिहार में रहने वाली एक लड़की की जो बीएन कॉलेज के हॉस्टल में ही रहती थी। उस लड़की का नाम था पिंकी, जिसकी उम्र 16 साल है। वो उसके एक पड़ोस की एक लड़की होती है, उसका नाम होता है सविता, जिसकी उम्र 17 साल होती है। वो लड़की अपनी उस सहेली के साथ में उस हॉस्टल में रहती है। तो पिंकी के पिता का नाम जीवन होता है और ये बहुत ही अच्छे से हॉस्टल में रहते हैं और बहुत ही तेज होती है पढ़ने में, बहुत ही पढ़ाकू छात्रा होती है वो। तो ये जो वारदात है वो 5 अगस्त की रात की है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ ये कहानी। तो वे दोनों सहेलियां आपस में बात करती हैं जो पहले से ही पड़ोसी रह चुकी हैं, पहले से ही एक साथ रहती हैं। तो पिंकी जो होती है वो अपने सहेली से कहती है, अपने दोस्त से कहती है कि कल उसके पापा का जन्मदिन है और वो अपने पापा के लिए एक शॉल खरीद के लाती है। और वो कहती है कि ये शॉल मैंने अपने पापा को गिफ्ट देने के लिए खरीदी है और उसी रात अपने पापा को सरप्राइज़ देने के लिए अपने घर जाने को कहती है। उसकी दोस्त कहती है कि 2 दिन के बाद मैं भी चलूँगी, तब साथ में चलेंगे। लेकिन पिंकी अपने पापा का जन्मदिन साथ में ही मनाना चाहती थी और वो उसी रात हॉस्टल से घर के लिए निकल जाती है। वो अक्सर ऑटो से ही अपने घर जाया करती थी। उस रात भी एक ऑटो से अपने घर जा रही थी। थोड़ी देर जाने के बाद उसने ऑटो वाले से उसका मोबाइल मांगा। उसने कहा कि भैया मुझे एक फ़ोन करना है, मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई है। वो ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, वो तुरंत उसे अपना मोबाइल दे देता है। वो लड़की अपने घर फ़ोन मिलाती है और अपने भाई से कुछ बात करती है और मोबाइल ऑटो वाले को दे देती है। लेकिन इतने में जहाँ उसको उतरना होता है वो जगह आ जाती है और वो उतरने के लिए कहती है। वो कहती है भैया यहीं पर ऑटो रोक दीजिए, मुझे यहीं पर उतरना है। ऑटो वाला काफ़ी हैरान होता है क्योंकि वो जगह बहुत ही ज़्यादा सुनसान होती है। ऑटो वाला कहता है कि बेटा तुम्हें पक्का यहीं पर उतरना है ना? तो वो लड़की कहती है कि हाँ मेरा घर यहीं पास में ही है और अभी मेरा भाई या कोई मेरे घर से आ जाएगा, मैं उसके साथ चली जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए, आप जाइए। तो दरअसल मेन रोड से उसका घर करीब 500 मीटर दूर रहता है। मेन रोड से एक गली जाती है, वो उसी गली में उसका घर होता है और वहाँ पर वो लड़की हमेशा अक्सर अपनी साइकिल को खड़ा कर देती थी और उसके पापा और उसका भाई जब आते हैं लिवाने तो अपने साइकिल से वहाँ अपने पापा भाई के साथ ही जाती थी अपने घर, कभी भी वो अकेले नहीं जाती थी। अब वो वहीं पर खड़ी हो जाती है और क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी, टाइम ज़्यादा हो चुका था, वो कुछ सोचती है कि अब मेरा भाई आता ही होगा क्योंकि उसने अपने भाई को फ़ोन लगा ही दिया था। और वो हमेशा ऐसे ही करती थी, जब उसको घर जाना होता था तो वो अपने भाई से या अपने पापा से कह देती थी और उसके घर से कोई आ जाता था और वहाँ से लिवा के चला जाता था क्योंकि वो रास्ता काफ़ी सुनसान होता है और वो अकेले कभी भी अपने घर नहीं जाती थी। तो वो सोचती है कि अपने भाई को कैसे बुलाए और अभी तक उसका भाई आया ही नहीं, देर हो रही थी। वो अभी यही सब सोच ही रही थी कि तभी एक अचानक एक सफ़ेद रंग की बड़ी सी कार उसके सामने रुकती है और उसमें से 3 लोग निकलकर उसे पकड़ के ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा देते हैं। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, लेकिन रात थी और काफ़ी सुनसान सड़क हो गई थी। अब तक वो ऑटो वाला भी जा चुका था। उसने बहुत देर तक उसका इंतज़ार किया था कि वो लड़की चली जाए, लेकिन वो बहुत ही अच्छा था ऑटो वाला। वो सोचता है कि ये लड़की जब अपने घर चली जाएगी तब मैं अपने घर जाऊँगा। लेकिन वो लड़की कहती है कि आप जाइए, टेंशन मत लीजिए, मैं चली जाऊंगी। इसलिए वो ऑटो वाला भी चला जा चुका था। वो सब उसे गाड़ी में बैठा कर एक घर में ले जाते हैं जो वहाँ से काफ़ी दूर होता है। उस घर में बाहर से ताला लगा हुआ होता है। उसमें से एक आदमी कहता है कि ताला तोड़ दो, जिसका घर है वो यहाँ नहीं रहता है, वो रांची में रहता है। ताला तोड़ के उसे अंदर ले जाया जाता है। अब वो उसको दोनों हाथों को बेड से बांध देते हैं, उसके बेड से सिरहाने से।
और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस के उसका बलात्कार करने ही जाते हैं कि उस दरवाजे पे बेल बजती है। उसमें से एक लड़का दरवाज़ा खोलने जाता है। दरवाज़ा खुलते ही वहाँ 4 लोग और आते हैं जो देखने में मजदूर और गरीब टाइप के लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा शराब के नशे में बिल्कुल धुत होते हैं। अब ये सारे के सारे उस लड़की को नोचते हैं, उसका बारी बारी से बलात्कार करते हैं। उस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो खून से लथपथ हो जाती है, उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं होता है। जब 7वें की बारी आती है तब वो लड़की चीखना चिल्लाना बंद कर चुकी होती है। अब वो थोड़ा सा डर जाता है कि कहीं लड़की मर तो नहीं गई, लेकिन फिर वहीं पास में ही जग से भरा हुआ पानी होता है, उसके चेहरे पर वो पानी डाल देता है। वो लड़की हड़बड़ा के आँख खोल देती है। दरअसल उस हैवानियत की वजह से वो बेहोश हो गई थी। अब वो आदमी खुश हो जाता है और वो भी उसके साथ वही दरिंदगी वही हैवानियत करता है। रात काफ़ी हो चुकी होती है। फिर दरवाजे पे किसी बाइक की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वे सब बाहर आते हैं तो एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 25-26 साल होती है, वो पुलिस की वर्दी में आता है। तब उनमें से एक आदमी कहता है, हम लोग समझे थे कि असली पुलिस है। वो आदमी कहता है कि चेक पोस्ट से बचने का मैंने उपाय निकाला है और इसीलिए मैं नकली पुलिस बनकर आया हूँ। और वो सब बड़ी ज़ोर से हंसते हैं और फिर वे सब अंदर जाते हैं। अब वो जो वर्दी वाला आदमी होता है, सबसे लास्ट में आया था, वो उस लड़की को बहुत ही गौर से देखता है। वो उसके साथ बलात्कार नहीं करता है और अब उसकी लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा उसकी हालत गंभीर थी। अब वो एक लोहे की रॉड उठाता है वहीं पास से ही और उस लड़की के सिर पे बहुत ज़ोर से मारता है। वो लड़की एकदम से बेहाल और एकदम से अधमरी सी हो जाती है, निर्जीव सी हो जाती है। सुबह होने से पहले ही वो सब वहाँ से जाने का प्लान करते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि इस लड़की का क्या करना है। तब एक कहता है, मैं तो जा रहा हूँ, घर मेरी बेटी मेरा इंतज़ार कर रही है। अब तुम लोगों को जो समझ में आए तुम लोग इस लड़की के साथ करो। अब वो सारे मिलकर उस लड़की के ही बैग से वही शॉल जो वो अपने पापा के लिए ले आई होती है, उसे निकाल कर उसे आधे दूर से लपेट देते हैं और कुछ और चादरें और कुछ कपड़ा उसके ऊपर डाल देते हैं और उसमें लपेट देते हैं। उस कमरे की एक एक चीज़ को हटाया जाता है, सब एक चादर में रखा जाता है और बाहर एक टेम्पो खड़ा होता है। वो सब चीज़ें और उसको लेकर वो सब टेम्पो में चले जाते हैं, बैठ जाते हैं। और उसी के दिन अभी जब वो लड़की वहाँ अपने लापता हुई है, वहाँ से अपने घर से, वहाँ उसके जो है माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि उसकी लड़की अभी क्यों नहीं आई है। उधर पिंकी का जो है फ़ोन लगातार बंद आता है, तो बंद आने की वजह से उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सुबह तक भी जब उसकी बेटी का कुछ पता नहीं चलता है, वो नहीं घर पर आती है, तो अपनी बेटी को बार बार फ़ोन लगाते हैं। जब पूरी रात गुजर जाने के बाद भी पिंकी वापस नहीं आती है, तब जीवन जो उसका पिता होता है वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। उसके पिता और उसके भाई वो पुलिस को बताते हैं कि कल शाम से ही हम अपनी बेटी को फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन उसका फ़ोन लगातार बंद आ रहा है, वो नहीं फ़ोन उठाती है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और सुबह को उसकी वार्डन से पूछा भी तो उसने बताया कि वो तो कल शाम को ही घर के लिए निकल गई थी, लेकिन वो अब तक घर नहीं पहुंची है। वे लोग बार बार पुलिस से गुहार लगाते हैं कि उनकी बेटी किसी मुसीबत में है, कुछ कीजिए, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस का कहना था कि वो अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी, ये कोई प्यार मोहब्बत का मामला होगा। उसके पिता और भाई गिड़गिड़ाते रहते हैं, लेकिन पुलिस टस से मस नहीं होती है। पुलिस उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है और वे मायूस होकर वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरा दिन हो जाता है, तो उसी दिन सुबह के टाइम दूसरे दिन पिंकी के घर के पास ही एक जंगल में पिंकी को उसी के पड़ोस के एक आदमी के द्वारा देखा जाता है। वो आदमी अपने काम पे जा रहा होता है, अचानक उसकी नज़र अधमरी खून से लथपथ पिंकी पे पड़ती है। वो उसे पहचान जाता है और दौड़कर उसके पिता और भाई को बुलाता है। जब उसके घर वाले पिंकी को देखते हैं तो पाते हैं कि पिंकी की सांसें अभी चल रही होती हैं, पिंकी अभी जिंदा थी। उसके पिता एम्बुलेंस लाने के लिए कहते हैं और उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में भी डॉक्टर कहते हैं कि ये पुलिस का मामला है, पुलिस केस है, हम इसका इलाज नहीं कर सकते, केस बहुत बड़ा है और हमारा हॉस्पिटल बहुत ही छोटा है। उसके पिता लगातार डॉक्टर के आगे हाथ पैर जोड़ते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन डॉक्टर उसे एडमिट ही नहीं करते। उसके पिता उसे गोद में उठाकर इधर उधर बदहाल भागते रहते हैं। सड़क पर उसे ऑटो मिल जाता है और उसे दूसरे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल द्वारा एडमिट ना करना एक कानूनी जुर्म है और इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और पेशेंट के आते ही उसका इलाज शुरू करना जरूरी है, पुलिस का इंतज़ार करना नहीं। ऐसे केसेस में हर मिनट
कीमती होता है। कई बार 1 मिनट की देरी भी जिंदगी और मौत का फर्क बन जाती है। पहले तो पुलिस ने पिंकी के लापता होने को सीरियस ही नहीं लिया था, लेकिन अब वो बदलने वाला था। जब उसके पिता अपनी खून से लथपथ बेटी को गोद में लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे थे, उसी टाइम किसी ने उनका वीडियो बना लिया था और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका था और इसी वजह से वहाँ के सीनियर पुलिस अधिकारी एक्टिव हो जाते हैं। ये वीडियो देखने के बाद वो कहते हैं, मुझे इस केस की पूरी डिटेल चाहिए। हॉस्पिटल में पिंकी का इलाज शुरू किया जाता है। हॉस्पिटल के सन्नाटे में भी उसकी चीख उसके माँ बाप को सुनाई देती है। वो हॉस्टल से निकली तो अकेले थी, फिर क्या रास्ते में कोई और उसके साथ हो लिया? क्या ये सोची समझी प्लांट क्राइम का हिस्सा था या फिर ना बदकिस्मती से अचानक गलत जगह पे गलत वक्त पर पहुंचने का नतीजा? क्राइम जिसने भी किया वो इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में भेड़िया था। डॉक्टर पुलिस को बताते हैं कि लड़के की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। सच कहें तो ये भी कहना मुश्किल है कि इसे होश आएगा भी या नहीं। इनके साथ कम से कम 5-6 लोगों ने गलत काम किया है। पुलिस लड़की के शरीर में से जितने डीएनए सैंपल होते हैं सभी को उनके डेटाबेस में जितने क्रिमिनल्स के डीएनए थे सबसे मैच करवाती है। पूछताछ करवाई जाती है, खबरियों को एक्टिवेट करवाया जाता है, सारे हिस्ट्री शीटर को पकड़वाया जाता है। जिस हॉस्पिटल ने उसे एडमिट नहीं किया था उस पर भी कार्रवाई की जाती है, सारे हिस्ट्री शीटर को तोड़ा जाता है। गर्ल्स हॉस्टल के गार्ड से भी पूछताछ की जाती है। उस ऑटो वाले से भी पूछताछ की जाती है जिसमें वो बताता है कि मैंने उससे कहा था कि तुम कैसे जाओगी, तुम कहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, लेकिन उसने कहा कि नहीं मैं चली जाऊंगी। वहाँ हॉस्पिटल में उस लड़की की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। पुलिस वहाँ छानबीन करती है जहाँ पिंकी को पाया गया था। वो पुलिस को किसी गाड़ी के टायर के निशान मिले थे वहाँ पर। पुलिस उसके भाई से भी पूछताछ करती है क्योंकि ऑटो वाले के बयान के अनुसार उसने अपने भाई को फ़ोन किया था और उसके भाई ने ये बात अभी तक पुलिस को नहीं बताई थी। पुलिस जब उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो बताता है कि वो डर गया था क्योंकि उसने जब सुना कि वो पापा के लिए गिफ्ट ला रही है तो उसे गुस्सा आ जाता है कि वो उससे पहले पापा को विश करेगी। इसलिए जब वो उससे कहती है कि मुझे मोड़ पे आकर ले चलो तो उसका भाई उससे ये कहकर मना कर देता है कि जब तुम इतनी दूर अकेली रहकर पढ़ाई करने जा सकती हो तो घर नहीं आ सकती। लेकिन बाद में पिंकी को इतनी खराब हालत में देखकर मैं बहुत डर गया था। इधर दिन पे दिन उस लड़की की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। डॉक्टर उसके माँ बाप को बताते हैं कि लड़की के शरीर में पूरा इन्फेक्शन हो गया है, जहर फैलता ही जा रहा है। अगर उसका इन्फेक्शन और बढ़ा तो उसके चिस्ट को काटना पड़ सकता है और अब उसका बचना नामुमकिन हो सकता है। पिंकी के शरीर पे जो कपड़ा लपेटा गया था पुलिस अब उसकी जांच कर रही थी। उस जांच में पता चला कि वो कपड़ा किसी अच्छे घर का है, यानी कि महंगा है। पुलिस को क्राइम सीन की तलाश थी और सबसे बड़ी बात तो ये थी इस हैवानियत के पीछे का मकसद क्या था। अब थाने में एक कॉल आती है। जो ये कॉल करती है वो एक महिला होती है। वो बताती है कि उसके घर में चोरी हुई है। पुलिस उस महिला के घर पहुंचती है। उस घर में एक खून से सनी चादर मिलती है और एक फटा हुआ पर्दा मिलता है। अब पुलिस समझ जाती है कि पिंकी का बलात्कार इसी घर में हुआ था और उस घर के बाहर एक कच्चा रास्ता जाता है। वह रास्ता वहीं जाता है जहां पुलिस को पिंकी मिली थी। उस घर से थोड़ी ही दूर पर शराब की बोतल के टुकड़े मिलते हैं। पुलिस बोतल पे पाए गए फिंगरप्रिंट की जांच करवाती है। उस बोतल पे एक शॉप का नाम लिखा होता है। उस शॉप की खोज जारी करती है। पिंकी का फोन स्विच ऑफ होने से पहले जिसका कॉल आया था वो पुलिस ने उसे भी पकड़ा। पिंकी एक नेटवर्किंग बिजनेस में इन्वॉल्व थी। उसने इस बिजनेस में काफ़ी सारे मेंबर बनाए थे और वो खुद उसकी मेंबर थी। ये सब बातें उस आदमी ने पुलिस को बताई थी। उसने बताया कि इस महीने उसने एक भी मेंबर नहीं दिए थे, इसीलिए मैंने उसे फ़ोन किया था। उधर हॉस्पिटल में पिंकी का इलाज पूरे जोरों शोर से हो रहा था। अब उस शराब के दुकान वाले से पूछताछ की गई। दुकान वाला बताता है कि इतने सारे कस्टमर आते हैं, अब ये शराब कौन ले गया है मैं कैसे बताऊं, लेकिन 2 लोग हैं जो रेगुलर ये शराब लेते थे पर कुछ दिनों से अब नहीं आ रहे हैं और वे एक दिहाड़ी मजदूर थे। अब पुलिस पता करके उस साइट पे जाती है जहां पर वो दिहाड़ी मजदूर काम करते हैं। वहां पूछताछ करने पर पता चलता है कि 2 दिन से काम पर नहीं आए हैं वे दोनों। पहले का नाम संपत और दूसरे का इकबाल है। संपत गुरु गांव का रहने वाला है। अब पुलिस उस गांव में जाती है। संपत जो कि थोड़ा मानसिक रूप से बीमार होता है, थोड़ा पागल सा होता है, मंदबुद्धि होता है। वहां जब पुलिस उसको पिंकी का फोटो दिखाती है तो वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है, घबरा जाता है। वहां पुलिस को पता चलता है कि इकबाल अपने गांव चला गया है।
पुलिस उसके गांव जाती है और इकबाल को भी दबोच लेती है। अब उससे पूछताछ की जाती है कि किसके कहने पर ये सब किया, तो इकबाल बताता है कि किसी के कहने पे नहीं, हम लोगों ने तो किसी की बातें सुन ली थी जो उस खाली घर और उस लड़की के बारे में बात कर रहा था। हम उस आदमी को नहीं जानते, हम तो सिर्फ उस आदमी का पीछा करते हुए गए थे। वहाँ उन लोगों ने चौक से एक लड़की को उठाया था और हम लोग भी उसके पीछे उसके घर तक पहुँच गए थे। हमने उन्हें धमकाया कि हम लोग पुलिस को बता देंगे। वहाँ पहले से 3 लोग मौजूद थे, लेकिन उनमें से एक ने रेप नहीं किया था। हम लोगों को भी मौके का फ़ायदा उठाया और उस लड़की का हमने भी बलात्कार किया। उन लोगों का नाम हम नहीं जानते। पुलिस को छानबीन में पता चला कि जो लड़की सविता उसके साथ हॉस्टल में रहती थी, उसने भी उसी बिजनेस में मेंबरशिप लिया था, लेकिन जब से पिंकी इस बिजनेस में आई थी, तब से सविता का बहुत घाटा हो रहा था, क्योंकि पिंकी मेंबर लाती थी जबकि सविता मेंबर नहीं ला पा रही थी। उसने ये भी बताया कि पहली बार के अलावा अगर किसी को अपने नाम से मेंबरशिप लेनी हो तो उसे 2.5 लाख रुपए देने पड़ते हैं। उसने 2.5 लाख रुपए दे के दोबारा अपने नाम से मेंबरशिप ली थी, क्योंकि वो कोई और मेंबर नहीं ला पा रही थी। जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास 2.5 लाख रुपए कहाँ से आया, तो उसने कहा कि मैंने अपने दोस्त विक्की से लिया है। अब उसके फ्रेंड को भी बुलाया जाता है, उससे भी पूछताछ की जाती है। कड़ाई से पूछताछ करने पर वो बताता है कि पिंकी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने किसी से उधार लिया था, उसी ने मुझसे कहा कि मेरे पैसे दे दो, लेकिन मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं थे। घटना वाली रात सविता से बातों ही बातों में मुझे पता चला कि पिंकी अकेले ही अपने घर को निकली थी। फिर मैंने अपने दोस्त सुनील को फोन करके बताया, क्योंकि उसने कहा था कि अगर तुम मेरा पैसा नहीं दे सकते तो अपनी गर्लफ्रेंड को मेरे पास ले आओ या फिर कोई लड़की ले आओ। मैंने सोचा कि इतना अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा अपना कर्जा चुकाने के लिए, इसीलिए मैंने पिंकी के बारे में उसे बता दिया और तब उन्होंने पिंकी को उठा लिया और उस घिनौने कांड को अंजाम दिया। और क्योंकि उसका दोस्त सुनील एक स्टेट एजेंट था, उसके पास बेचने के लिए ऐसे बंद घरों की जानकारी भी होती है और उस घर की चाबियां भी। उसने अपने बयान में बताया कि मैं पिंकी को मारने का मेरा प्लान नहीं था, लेकिन उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं डर गया था। मुझे लगा कि वो पुलिस के सामने अपना मुंह खोल देगी। पुलिस ने इन सब के सब लोगों को हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया। मर्दों की सोच ऐसी हो गई है कि लड़की को एक सामान या चीज़ समझते हैं जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है। हमारा समाज लड़कियों को तो ये सिखाता है कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या पहनना है, कब घर से निकलना है, कब घर वापस लौटना है, लेकिन लड़कों को ये क्यों नहीं सिखाते कि लड़कियों की इज्जत कैसे करनी चाहिए। पुलिस ने आखिरकार सारे रेपिस्ट को पकड़ लिया, मगर दुख सिर्फ इस बात का रह गया कि क्रिमिनल्स को वो पिंकी के सामने हथकड़ी पहना के नहीं ले जा पाए, क्योंकि पिंकी ने हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया था। तो कैसी लगी बिहार के रहने वाली पिंकी की ये दर्द भरी दास्तान, बताइएगा ज़रूर। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।